अवस्था। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा कि किसी भी पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं, तीन मूलभूत भौतिक अवस्थाएं हम जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक बात है। हमने ये भी देखा कि गैस क्या होता है, गैस के गुण क्या होते हैं, ये पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया हमने। अब थोड़ा सा जाने कि कोई भी पदार्थ किसी भौतिक अवस्था में है, यानी कोई, जैसे आप देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उपलब्ध है हमको अभी, लेकिन H2O यानी पानी द्रव के रूप में है। जबकि उसी की जगह अगर हम शक्कर या ग्लूकोज देखें तो वो ठोस के रूप में है। तो कौन सा पदार्थ कब ठोस, द्रव या गैस के रूप में रहेगा, या उसकी भौतिक प्रावस्था क्या होगी, ये जानने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल चीज जाननी है। बहुत ज्यादा वो नहीं, थोड़ा सा चीज। हम सब जानते हैं कि ठोस का मतलब होता है जब पदार्थ के कण बहुत नजदीक होते हैं, है ना, निकट हो। अब निकट कब होंगे? निकट तब होंगे जब आकर्षण ज्यादा होगा। स्वाभाविक तौर पे निकट होने का कारण होना चाहिए, बिना कारण के क्यों निकट रहेगा। तो पदार्थ के कण जो कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, अपने आप में स्वतंत्र कण हैं, अगर वो एक साथ रह रहे हैं, इसका मतलब इन कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल है। ठीक। द्रव प्रावस्था में ये आकर्षण ठोस की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है, पर आकर्षण अभी भी काफी है। ठोस की तुलना में कम जरूर है, पर एकदम से खत्म नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा आकर्षण अभी भी है, क्योंकि अणु अभी भी जुड़े हुए ही हैं। थोड़ा ढीले जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं। और इस जुड़े होने के कारण ही इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये एक साथ पाए जाते हैं। गैस में हमने ये देखा था कि अणुओं के बीच आकर्षण बहुत कम या नगण्य होता है, इसलिए ये अणु एक साथ रहते ही नहीं, अलग अलग घूमते रहते हैं। ठीक है। तो द्रव प्रावस्था क्या है? किसी पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आकार तो निश्चित नहीं होता, उसकी आकृति तो निश्चित नहीं होती, किंतु आयतन निश्चित होता है। आकृति निश्चित नहीं होती, माइक बंद कर लें, किंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है। ये मूल बात है। इस भौतिक प्रावस्था को हम द्रव प्रावस्था कहते हैं। इस द्रव प्रावस्था में कण सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित नहीं होते, यानी बड़ा व्यवस्था नहीं होती। इनमें कण थोड़ा थोड़ा गति कर पाते हैं, इसलिए द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। अगर आप किसी लिक्विड को किसी पात्र में डाल दें तो क्या होता है, वो पात्र को घेर के पात्र के जैसा हो जाता है। ठीक है। अब हमको ये जानना है कि अणुओं के मध्य बल जो हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को अंतराणुक बल कहा जाता है। अंतराणुक बल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है अपने को। अंतराणुक बल, अच्छा ये ध्यान रखिए कि जब हम अंतराणुक बल कह रहे हैं तो वास्तव में पदार्थ में बल दो प्रकार के होते हैं, अंतर परमाणुक बल और अंतर अणुक बल। ठीक है ना। अंतर परमाणविक बल यानी रासायनिक बंध, सीधा सीधा सहसंयोजक, आयनिक, ये सब क्या है, रासायनिक बंध है। जब हम अंतराणुक आकर्षण बल की बात कहते हैं तो ये रासायनिक बंध नहीं है, ये भौतिक आकर्षण है। एक दूसरे अणु, क्योंकि अणु अपने आप में स्वतंत्र हो चुका है, व्यक्तिगत इकाई है, अब ये दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे बंधेगा, ये कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, ये होगा इनके बीच भौतिक आकर्षण के कारण। तो भौतिक आकर्षण बल, इन सबको कलेक्टिवली एक नाम दिया गया, वांडर वाल आकर्षण।
तो पहले तो हम अणुओं के प्रकार जाने, फिर समझेंगे। देखिए, कोई भी अणु दो प्रकार का हो सकता है। पहला, स्थायी द्विध्रुव, यानी कि ध्रुवित अणु। सीधी बात हम करेंगे ध्रुवित अणु की। क्या है ये ध्रुवित अणु? पहला प्रकार है अणु का। जैसे HCl की बात करो, हम सब जानते हैं कि बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर नहीं होगा बीचों बीच। क्लोरीन थोड़ा सा इसको अपनी ओर खींच के रखेगा, तो क्लोरीन पर थोड़ा ऋण और हाइड्रोजन पर थोड़ा धन। तो इस तरह के अणु को हम ऐसे दर्शाएंगे कि भाई एक हिस्सा धन है, दूसरा हिस्सा ऋण है। इस तरह के अणु को कहेंगे ध्रुवित अणु। जैसे HF का अणु, आंशिक माइनस आंशिक प्लस, इसको हम कहेंगे ध्रुवित अणु। H2O, H के ऊपर थोड़ा धन, O के ऊपर थोड़ा ऋण, इसको भी कहेंगे हम ध्रुवित अणु। ठीक है ना? यानी कि जब अणु के एक परमाणु पर कुछ मात्रा में धनावेश हो और दूसरे पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश हो, तो ऐसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण बराबर नहीं होता। एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम कहते हैं ध्रुवित अणु। ठीक है ना? हाँ जी, ध्रुवित अणु क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं, हाँ, ऐसा अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण, जानवी माइक बंद कर लो बेटा ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण बराबर हो। मान लो कि एक अणु हम बात कर रहे हैं, जैसे H2, O2, N2, He, इस तरह के परमाणु या अणु, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दोनों परमाणुओं या अणु के चारों तरफ बराबर रूप से वितरित रहता है। ऐसा अणु कहलाता है उदासीन अणु या सममित अणु या अध्रुवीय अणु, है ना? जिसमें इलेक्ट्रॉन सब जगह बराबर है, वो कहलाएगा सममित अणु। पर अगर हम HCl की बात करें, तो HCl में क्या होता है, क्लोरीन वाला हिस्सा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा खींच लेता है। तो क्लोरीन के साइड इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और हाइड्रोजन के साइड इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम हो जाएगा। तो बराबर बटा क्या? नहीं बटा। तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, उस साइड थोड़ा सा ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है। और जिस साइड इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम हो जाएगा, उस साइड थोड़ा सा धन आ जाएगा, धनावेश। उसको कहेंगे, इस तरह के अणु में हम चिन्ह लगाते हैं थोड़ा धन थोड़ा ऋण, ध्रुवित अणु। आयनित नहीं, आयनित में पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा गया है, तो कहलाएगा ध्रुवित अणु। तो ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण समान नहीं होता, एक बराबर नहीं होता, ये कहलाते हैं ध्रुवित अणु। ध्रुवित अणुओं का एक हिस्सा कुछ हद तक ऋणावेशित और दूसरा हिस्सा कुछ हद तक धनावेशित होता है। जबकि अध्रुवीय अणु में पूरे अणु में समान रूप से इलेक्ट्रॉन का वितरण होने के कारण कोई हिस्से को हम धनात्मक या ऋणात्मक नहीं कह सकते। क्लियर है? अब ध्यान से समझेंगे। तो ये अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अंतराणु बल में पहला बल आपका है द्विध्रुव आकर्षण या अन्योन्य क्रिया भी लिखा हो सकता है। द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया क्या है ये? यह बल ऐसे अणुओं के मध्य पाया जाता है जिनमें स्थायी रूप से ध्रुवण होता है।
जैसे HCl, जैसे अमोनिया, जैसे, ठीक है ना। तो इस तरह के अणु जिनमें स्थायी द्विध्रुव पाया जाता है, स्थायी रूप से ध्रुवण पाया जाता है, उनमें यह बल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये अणु परस्पर एक साथ रखे जाते हैं तो एक अणु का धनात्मक हिस्सा दूसरे अणु के ऋणात्मक हिस्से के पास अपने आप को क्या कर लेता है, व्यवस्थित कर लेता है। तो आप नोटिस करो कि अपने आप ये इस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे कि एक अणु का धनात्मक सिरा दूसरे अणु के ऋणात्मक सिरे के नजदीक जाए। और अब धन और ऋण के बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो कहलाता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। सिंपल सा है। इसके लिए जो इसमें जो लगने वाली ऊर्जा है वो ज्यादा होती है। इस ऊर्जा के लिए एक सूत्र दिया हुआ है, वो याद करना पड़ेगा। E naught equals to -2 mu naught raised to the power 4 upon 3 kr/60, जहां म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है द्विध्रुव आघूर्ण का मान, कितना ध्रुवित है। हर अणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान अलग अलग होता है। ये मान है के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन स्थिरांक है। आपको इसकी गणना नहीं करनी, इसलिए घबराइए नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। आर अणुओं के मध्य दूरी है, और टी परमताप है। तो ये तो बड़ा सरल है। ऐसा मान लेते हैं कि हमने छोटे छोटे चुंबक को एक साथ रख दिया है। तो चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जैसे ही आप रखोगे, आपको कुछ नहीं करना, हर चुंबक अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करेगा कि एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ, दूसरे का नॉर्थ पहले के साउथ, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा। अब इनके बीच जो आकर्षण लग रहा है उसको हम द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण कहेंगे। नॉर्थ साउथ मत लिखना, ठीक है। यह हो गया पहला आकर्षण। दूसरा आकर्षण बल, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। होता क्या है कि ध्रुवित अणुओं के बीच आकर्षण तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं अपन कि एक का धन दूसरे के ऋण। पर मान लो कि कोई ध्रुवित अणु एक ऐसे अणु के पास है जो अध्रुवीय है, उदासीन है या सम्मित है, तब क्या होगा? ये हमारा ध्रुवीय अणु है, मतलब स्थायी रूप से ध्रुवी, स्थायी द्विध्रुव है। और ये हमारा एक अणु है जो सम्मित है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन सभी जगह बराबर रूप से है, ठीक है। ये हमारा उदासीन या सम्मित अणु, मैं इसको सम्मित लिखता हूं, ज्यादा बेहतर है, या अध्रुवी भी लिख सकते हो आप इसको। तो जब ये नजदीक आएगा तो कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ध्रुवीय अणु का ऋणावेश, ऋणावेश यानी माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। तो धक्का देगा तो क्या होगा? होगा ये कि इसके ऊपर तो भाई माइनस और प्लस है ही, ये जैसे ही नजदीक आएगा प्रतिकर्षण के कारण इधर का इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड चला जाएगा, यानी इस तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। मामला गड़बड़ हो गया। मामला क्या गड़बड़ हुआ? जिस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो थोड़ा ऋणावेशित, जिस साइड इलेक्ट्रॉन कम वो थोड़ा धनावेशित। ये कहलाया प्रेरित द्विध्रुव। तो जब हम किसी स्थायी रूप से ध्रुवित अणु को
अध्रुवीय अणुओं के मध्य रखते हैं तो स्थायी रूप से ध्रुवित अणु अध्रुवीय अणु में भी ध्रुवण उत्पन्न कर देता है। कैसे करता है? ध्रुवित अणु का ऋणावेश अध्रुवीय अणु के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे अध्रुवीय अणु में एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम और दूसरी तरफ ज्यादा हो जाएंगे। जिस तरफ कम उस तरफ अपने आप धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, जिस तरफ ज्यादा उस तरफ अपने आप ऋणावेश। इस तरह का अणु प्रेरित द्विध्रुव है। अब ये प्रेरित द्विध्रुव है तो अब इनके बीच आकर्षण काम करेगा भाई, इसका धन इसका ऋण आकर्षित हो गए एक दूसरे के साथ, और अब जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो कहलाएगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। ये मान पहले की तुलना में थोड़ा कम होता है, इसलिए इसके लिए E का फार्मूला जो लगाया गया वो है आपका E1 μ1 स्क्वायर इंटू अल्फा 2 अपॉन KR6। ये अल्फा क्या है? अल्फा है प्रेरित ध्रुवण, कितना ध्रुवण उत्पन्न हुआ उसका मान, द्वितीय अणु की ध्रुवणता। स्वाभाविक तौर पे ये बल पहले वाले से थोड़ा दुर्बल होगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा है थोड़ा अलग। प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। कभी कभी पहले वाले को प्रेरित द्विध्रुव न लिख के तात्कालिक द्विध्रुव भी लिख दिया जाता है। इस दोनों को लंदन बल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो ये क्या है? वास्तव में ये माना गया कि बस यही दो आकर्षण होते हैं, पहला वाला दूसरा वाला। तीसरे आकर्षण के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि आकर्षित होने के लिए आवेश की उत्पत्ति आवश्यक है। अब उदासीन अणु में तो अपने आप आवेश कहां से आए? तो जब उत्कृष्ट गैसों हीलियम को, ऑक्सीजन को, या इस तरह के अणु जो कि उदासीन होते हैं उनको द्रव में बदल लिया गया, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि इन अणुओं के बीच भी कोई ना कोई आकर्षण बल काम करता है, क्योंकि बिना आकर्षण के किसी गैस को आप द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो कौन सा बल है? इसकी व्याख्या की लंदन ने कहा कि मान लीजिए हमारा एक अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय अणु में सभी तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर रूप से वितरित है। ये अणु की भीड़ गति कर रही है, ऐसे ढेर सारे अणु हैं, ये लगातार गति कर रहे हैं। गति करते करते ये किसी चीज से टकराता है, किसी दूसरे अणु से टकराता है, पात्र की दीवार से टकराता है, कहीं ना कहीं ठुक जाता है, टकरा जाता है। जैसे ही टकराता है वैसे ही ढेर सारी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। अब हम थोड़ा स्लो मोशन में चलेंगे। जैसे ही ये टकराया क्या होगा? क्या इसके इलेक्ट्रॉन अभी भी सभी तरफ बराबर रहेंगे? नहीं रहेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आप आधी बाल्टी में पानी लेके जा रहे हैं और अचानक आप किसी चीज से टकरा गए। जैसे ही आप टकराएंगे, आपने जड़त्व का नियम पढ़ा है ना? जैसे बस चलती रहे और अचानक रुक जाए तो क्या होता है? तो बस तो रुक गई, आप नहीं रुके तो आप आगे चले जाते हैं, ठीक है ना? यही होता है, यही है जड़त्व का नियम। तो वास्तव में जैसे ही आप किसी चीज से टकराते हैं, उसी सेकेंड अगर हम स्लो मोशन करें तो टक्कर जैसे हुई बाल्टी का पानी आगे बढ़ जाएगा, ऐसे। मतलब एक तरफ बाल्टी का पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा और दूसरी तरफ कम हो जाएगा। आप चाहो तो अभी करके देख सकते हो घर में, है ना? कोई बड़ी बात नहीं।
तो जैसे ही ये अणु टकराएगा वैसे ही इसके साथ भी यही होगा कि टकराते ही इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा हो जाएंगे और एक तरफ कम। उसी क्षण में मान लो एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, किसी भी साइड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं जिधर मैं कर रहा हूं। तो जिधर ज्यादा हो गए उधर थोड़ा ऋण आ जाएगा, जिधर कम है उधर थोड़ा धन आ जाएगा। अब ये है आपका तात्कालिक द्विध्रुव। क्योंकि ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में फिर से वापस पुराना स्थिति कर लेगा। जैसे बाल्टी का पानी ऐसे नहीं कि ऐसे गया तो जम गया, वो वापस आ जाए। लेकिन इस दौरान क्या क्या हुआ वही देखना है। तो अब अगर मान लो इस तात्कालिक ध्रुव के नजदीक कोई दूसरा अध्रुवीय अणु है, तब क्या होगा? तब इसका ऋणावेश इसके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा और इसमें ध्रुवण उत्पन्न कर देगा। ये हमारा पहला अणु है, टकराने के बाद तात्कालिक ध्रुव में बदला। ये हमारा दूसरा अणु है, अभी उदासीन है, लेकिन हमारे तात्कालिक ध्रुव का ऋणावेश इसके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। तो अब क्या होगा? अब ये अणु भी ध्रुवित हो जाएगा थोड़ा सा, और अब इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होगा उसी सेकंड के अंदर ना, उसी सेकंड के अंदर जो आकर्षण बल इनमें होगा वो आकर्षण बल बेहद दुर्बल होगा, लेकिन आकर्षण होगा जरूर। ये आकर्षण कहलाता है प्रेरित द्विध्रुव या तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, या इसी को लंदन बल कहते हैं। अगले ही सेकंड क्या होगा? ये अणु अपनी सममिति वापस पा लेगा, पुरानी स्थिति में आ जाएगा, ये भी पुरानी स्थिति में आ जाएगा, आकर्षण खत्म, दोनों अपने रास्ते। फिर टकराएंगे, फिर ध्रुवण उत्पन्न होगा, फिर दूसरे को आकर्षित करेगा, फिर खत्म, फिर अपने रास्ते। तो इस तरह का आकर्षण बल बहुत दुर्बल प्रकृति का होता है और लगातार बनता बिगड़ता रहता है। ठीक है ना? इस आकर्षण बल का मान ईडी से दिया गया और इसको दिया गया फार्मूला -3I अल्फा स्क्वायर अपॉन 4r6, 4r⁶। यहां I क्या है? प्रथम अणु का ध्रुवण, प्रथम अणु में की आयनन ऊर्जा, सॉरी I आयनन ऊर्जा दी हुई है यहां। और अल्फा क्या है? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता, कितना ध्रुवित होता है, r दोनों के बीच की दूरी है। तो इस तरीके से हमने 3 आकर्षण बल पढ़े। पहला द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, जो कि स्थायी ध्रुवित अणुओं के मध्य पाया जाता है। दूसरा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, जिसमें एक अणु स्थायी रूप से द्विध्रुव होता है, दूसरा उदासीन या अध्रुवीय होता है, उसमें ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है। तीसरा हमने लंदन बल पढ़ा, जिसमें किसी अणु में ध्रुवण नहीं होता, लेकिन टकरा के ये तात्कालिक रूप से कुछ क्षण के लिए अपने अंदर ध्रुवण उत्पन्न करके दूसरे को ध्रुवण प्रेरित कर देते हैं, और अब इनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वो लंदन बल कहलाता है। ठीक है ना? ये क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब देखें आकर्षण बल। अच्छा, इन तीनों आकर्षण बलों को एक साथ वांडर वाल बल कहा जाता है। तो अब क्लियर होगा वांडर वाल आकर्षण का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन बलों के आधार पर द्रवों के कौन कौन से गुण को आप समझा सकते हैं। पहला, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है हम आगे देखेंगे, इतना समझिए, वाष्पीकरण समझ लीजिए। वाष्पीकरण का अर्थ होता है द्रव का वाष्प में बदलना। तो
क्या द्रव सभी तापमान पे वाष्प में बदलती है या केवल खास तापमान पे ही वाष्प में बदलती है? बताइए जरा। निश्चित तापमान पे। अच्छा, चलिए इसको भी समझ ही लीजिए, है ना। देखिए, विज्ञान पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सैद्धांतिक रूप के ही चीजों को ध्यान देना है। अपने आसपास देखिए। अच्छा ये बताइए, ठंड में सभी लोग कभी ना कभी नहाते तो हैं ही ना, हफ्ते में एक आध बार तो नहा ही लेते होंगे। कपड़े भी धुलते होंगे, धुलते हैं ना। अच्छा ये बताओ, कपड़े कैसे सुखाते हैं? कपड़े कैसे सुखाते हैं आप? क्या क्या ऐसा होता है कि आपके घर में मान लो आज भाई कपड़े निकले, आज गीले कपड़े हैं, तो बेटा आज तो कोई काम धाम होगा नहीं, भट्ठी जलाओ, भट्ठी के आंच के ऊपर कपड़े रखो तो सूखेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आप क्या करते हो, बाहर रस्सी बांधे, उसमें कपड़ा टांग दिए, शाम तक सूख जाता है। तो आपने ये कैसे कहा कि वाष्पीकरण सभी ताप पर नहीं होता है? वाष्पीकरण सभी तापमान पे होता है। आपने बर्फ में से भाप उठते देखी है कि नहीं देखी है? देखिए, 0 डिग्री पे भाप उठती है। अच्छा, पोछा लगाते हैं ना घर में, सभी लोग कभी ना कभी पोछा लगाए होंगे। तो क्या पोछा लग गया तो वो गीला ही रहता है? नहीं रहता। वो 10-5 मिनट में सूख जाता है, यानी पानी भाप में बदल जाता है। तो किसी भी द्रव का वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए एक कटोरी में हमने बराबर मात्रा में, एक जैसी कटोरी है, एक में पेट्रोल रख दिया और एक में रख दिया हमने पानी, बराबर मात्रा में, ठीक है ना, नाप के खुले में छोड़ दिया। 2 घंटे बाद आके देखेंगे तो किसकी मात्रा कम हो? पेट्रोल कम हो जाएगा, सभी को पता है ना। तो पेट्रोल उड़ गया, पेट्रोल का क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया। हमने किसी को अलग से गर्म तो किया नहीं था, सबको एक ही जगह रखा था, यानी तापमान स्थिर था। तो क्या कारण है कि पेट्रोल ज्यादा वाष्पीकृत हुआ? पेट्रोल के अणुओं के बीच आकर्षण कम था। तो जिस द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होगा, उनका वाष्पीकरण अधिक होता है। और जिन द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा, उनके अणु एक साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे, और उसका वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? कम। क्लियर है? तो पहली बात, वाष्पीकरण जो है वो विक्रमानुपाती है आकर्षण बल के, अंतराणुक आकर्षण। अंतराणुक आकर्षण ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, और अंतराणुक आकर्षण कम होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। पहली चीज। दूसरा, क्वथनांक। क्वथनांक यानी उबालना। तो यह भी निर्भर करता है किस पे? अंतराणुक आकर्षण पे। आप देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी उबलने लगता है, लेकिन तेल नहीं उबलता। गर्म हो जाएगा लेकिन उबलेगा नहीं। इसका मतलब तेल का क्वथनांक ज्यादा है। इसी कारण तेल का वाष्पीकरण भी कम होता है। अगर मैं तेल को रख दूं एक कटोरी में और एक कटोरी पानी को रख दूं धूप में, तो पानी उड़ जाएगा लेकिन तेल बचा रहेगा। मतलब ये हुआ, कौन सा तेल? पेट्रोल नहीं ना, खाने वाला तेल। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्वथनांक भी विक्रमानुपाती है किसके? अंतराणुक आकर्षण। जिस द्रव का आकर्षण बल जितना अधिक होगा, उसका क्वथनांक भी उतना अधिक होगा। सॉरी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। और जिसका आकर्षण, अंतराणु का आकर्षण कम होगा, उसका क्वथनांक भी कम होगा। आखिरी चीज, श्यानता।
गाढ़ापन, सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत गाढ़ा तेल जैसा होता है, जबकि बाकी एसिड HCl या HNO3 इतने गाढ़े नहीं होते। तो कोई द्रव गाढ़ा है, कोई द्रव पतला है। आप पेट्रोल देखिए, पेट्रोल पानी से पतला लगता है छूने में, है ना। कारण ये कि पेट्रोल में अंतराणु का आकर्षण कम है, पानी थोड़ा सा गाढ़ा लगता है। और इसके बाद अगर आपने आपके घर में ग्लिसरीन यूज किया होगा तो ग्लिसरीन बहुत गाढ़ा होता है। तो ग्लिसरीन गाढ़ा क्यों है? क्योंकि ग्लिसरीन के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक है। तो अंतराणु का आकर्षण क्या करता है? अणुओं को नजदीक ले आता है। नजदीक आएगा तो अणु की सघनता ज्यादा हो जाएगी, गाढ़ापन बढ़ जाएगा, तो श्यानता बढ़ जाएगी। चौथा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव भी अंतराणु का आकर्षण बल पर निर्भर करता है। द्रवों के अणुओं के बीच आकर्षण जितना अधिक होगा, उनका पृष्ठ तनाव भी उतना ही अधिक होता है। पृष्ठ तनाव का डिटेल हम बाद में करेंगे, ठीक है ना।